गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज होल्स, मीन्स स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव। जैसा कि हम देख चुके हैं, एग्रीमेंट से ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें वेतन संबंधी सभी लक्षण हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है कि कुछ ठहराव इस तरह के हैं जो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित माने गए, यानी वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में स्पष्ट किया गया है कि वैध अनुबंध के निर्माण के लिए कोई भी ऐसा ठहराव नहीं होना चाहिए जो व्यर्थ घोषित ठहराव माना जाए। तो आज हम देखते हैं कि अनुबंध अधिनियम में कुछ ठहराव को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है, जिसके कारण वे व्यर्थ माने जाते हैं। तो अतः ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय ना हो उसे हम व्यर्थ ठहराव कहते हैं। तो अगर हम देखिए, सेक्शन 2G कहती है कि वे ऐसे ठहराव जो कि राजनियम या कानून द्वारा परिवर्तित नहीं होते हैं व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं। तो आज हम ये देख रहे हैं तो हम देखें, सरल शब्दों में हम कहें तो व्यर्थ ठहराव प्रारंभ से अंत तक व्यर्थ ही रहता है, मतलब वो बेकार ही होता है ठहराव। ऐसे ठहरावों को राजनियम द्वारा परिवर्तित हम नहीं करवा सकते, इसीलिए इसे व्यर्थ घोषित ठहरावों की श्रेणी में माना गया है। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत हम कुछ ऐसे ठहराव के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है। तो बच्चों, आप सभी ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी बिजनेस लॉ की बुक है उसमें आपको हर चीज़ डिटेल में मिल जाएगी। कि मैं आपको अभी पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हूँ। आप जब बुक में देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे और खूब डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो नंबर 1 हम लेते हैं अयोग्य पक्षकार द्वारा किए गए ठहराव। अयोग्य पक्षकार, जैसे कि बच्चों हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि पक्षकार में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरी बात, पक्षकार अवयस्क ना होना चाहिए, मतलब वयस्क होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। यदि ये सब गुण उसके अंदर है तो वो पक्षकार योग्य माना जाएगा। लेकिन यदि ये सभी गुण किसी पक्षकार में नहीं है, मतलब पक्षकार अवयस्क है या उसमें दिवालिया है या पागल है, तो वह अनुबंध करने के योग्य माना जाएगा। और ऐसे पक्षकार द्वारा किए गए ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ माने जाएंगे, यानी उसे व्यर्थ घोषित ठहराव की श्रेणी में हम रख सकते हैं। दूसरा ठहराव अगर हम देखें तो तथ्य संबंधी गलती ठहराव पर आधारित ठहराव भी प्रारंभ से ही व्यर्थ माने जाते हैं। तथ्य संबंधी गलती जो होती है वो विषय वस्तु के संबंध में हो सकती है, इसके कारण जो ठहराव आपने किया गया है व्यर्थ माना जाएगा। इसी प्रकार थर्ड नंबर हम देखें विदेशी राजनियम संबंधी गलती वाले ठहराव। आज हम हमारे देश में, भारत देश में देखें तो भारत के कानून लागू होते हैं, लेकिन कई ठहराव इस तरह के होते हैं जिसमें फॉरेन जो उनके लॉ है, रेगुलेशन है, उनके अकॉर्डिंग कार्य होता है, उसके वो आधारित ठहराव होते हैं। तो यदि कोई ठहराव विदेशी राजनीति संबंधी गलती वाले ठहराव है तो आप वहाँ कानून के अनुसार गलती कर रहे हो, तो ऐसे गलती वाले ठहराव जो है व्यर्थ माने जाएंगे। कहने का आशय यही है कि विदेशी राजनीति संबंधी गलती वाले ठहराव भी स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव की श्रेणी में माने जाएंगे। अगला बिंदु है हमारा अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य वाले ठहराव। बच्चों, जैसा कि हम देख चुके हैं कि किसी भी ठहराव से अनुबंध बनाने के लिए उसमें प्रतिफल होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात जो हमें ध्यान देने की वो है कि प्रतिफल कैसा होना चाहिए बच्चों? वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। यदि प्रतिफल अवैधानिक तरीके से होगा, यानी चोरी का होगा या किसी से गलत कार्य से आपने उसका अर्जित किया है, उसका उसके रूप में भुगतान कर रहे हो, तो प्रतिफल अवैधानिक माना जाएगा। इसी तरह से आपका उद्देश्य जो है सही वैध उद्देश्य होना चाहिए, इलीगल ऑब्जेक्टिव वाला ठहराव नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी ठहराव अवैधानिक प्रतिफल एवं इलीगल ऑब्जेक्ट से प्रेरित है तो वह ठहराव भी स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव में माना जाएगा। क्योंकि आज अगर हम देखें तो अवैध उद्देश्य से प्रेरित कार्य को कानून मान्यता नहीं देता है। इसी तरह से अवैधानिक प्रतिफल भी कानून द्वारा मान्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो ठहराव बना रहेगा, कभी भी अनुबंध का रूप नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा बच्चों? क्योंकि ये स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव है, और स्पष्ट घोषित व्यर्थ ठहराव यही ठहराव होते हैं जिन्हें कानून कभी मान्यता नहीं देता है, या हम जिसे कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं करवा सकते। तो इसीलिए इसे भी हम स्पष्ट रूप से घोषित ठहराव की श्रेणी में रखेंगे।
इसी तरह से अगला बिंदु हमारा आंशिक अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य वाले ठहराव। ये आंशिक शब्द द्वारा आंशिक का आशय है बच्चों कि जो प्रतिफल हुए हैं उसके अंदर कुछ तो वैध है कुछ अवैध है, तो यानी मिला जुला है, कुछ पार्टली यहाँ पर जो प्रतिफल और कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है तो वो भी ठहराव व्यर्थ माने जाएंगे। कहने का आशय ये है कि हमारा आंशिक नहीं होना चाहिए, पूर्णतः ही ठहराव प्रतिफल वैध होना चाहिए और प्रतिफल भी वैध होना चाहिए। यदि आंशिक अवैधानिक प्रतिफल और उद्देश्य वाले ठहराव होंगे तो वे भी स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव भी माने जाएंगे, कभी भी अनुबंध का रूप नहीं लेंगे। नेक्स्ट बिंदु है हमारा बिना प्रतिफल वाले ठहराव। बच्चों बिना प्रतिफल वाले ठहराव जैसे कि हम देख चुके हैं, किसी भी ठहराव से अनुबंध का निर्माण होने के लिए प्रतिफल अत्यंत आवश्यक तत्व माना गया है, क्योंकि प्रतिफल होना चाहिए तभी हमारा ठहराव बनेगा। लेकिन आज अगर हम देखें तो व्यवहार में कई ठहराव इस प्रकार के होते हैं जिसे हम अपवाद भी कह सकते हैं, या प्रतिफल भी ना होते हुए भी ठहराव व्यर्थ नहीं होता है। तो इसको हम पिछले क्लासेस में देख चुके हैं कि बिना प्रतिफल के ऐसी कौन सी कंडीशन है जब ठहराव व्यर्थ नहीं होता है। तो उसमें मैं फिर बता रही हूँ बच्चों आपको, यदि व्यक्ति में परस्पर पारिवारिक संबंध हो, यानी आपसी प्रेम और स्नेह वाले संबंध हो, और प्रेम या स्नेह से उन्होंने आपस में एक दूसरे को उसको प्रतिफल कोई वस्तु दी हो और वह उसके लिए जो ठहराव आपने किया वो लिखित हो और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, तो वहाँ बिना प्रतिफल वाले ठहराव भी वैध माने जाएंगे। ये अपवाद वाली बातें हैं, लेकिन यदि हम देखें तो बिना वाले प्रतिफल वाले ठहराव को वैध घोषित ठहराव में माना गया है। इसी प्रकार अगला बिंदु है हमारा विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव बच्चों, क्योंकि जब व्यक्ति बालिग हो जाता है तो उसे अधिकार है अपना जीवन साथी चुनने का, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी के विवाह में रुकावट डालता है तो विवाह में किसी की रुकावट डालना गलत कार्य है। तो आप इस तरह का अगर कार्य करते हो तो विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव व्यर्थ माने जाएंगे। तो इस प्रकार के ठहराव जो है प्रारंभ से ही स्पष्ट घोषित ठहरावों की श्रेणी में माने जाएंगे। अगला बिंदु है बच्चों हमारा, अगला बिंदु अगर हम देखें तो वो है व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। तो जिस प्रकार विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव व्यर्थ होते हैं, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के व्यापार में बाधा डालने वाले ठहराव भी व्यर्थ माने जाएंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 27 कहती है बच्चों कि प्रत्येक ऐसा ठहराव जिसके द्वारा कोई वैध व्यवसाय, पेशा या किसी व्यक्ति को व्यापार करने से वंचित किया जाता है तो वह उस सीमा तक व्यर्थ माना गया है। यानी आज व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो भारत जैसे देश में रहता है जहाँ व्यक्ति को स्वतंत्रता है उसे कि वह अपने किसी भी प्रकार का व्यापार वो कर सकता है, तो किसी भी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार अगर उसे कार्य करने में उसको बाधित किया जाता है तो उसे गलत करार दिया गया है, वो ठहराव स्पष्ट घोषित ठहराव व्यर्थ घोषित ठहराव माना जाएगा। इसी प्रकार अगला बिंदु अगर हम देखें तो वो ये है कि वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले ठहराव। वैधानिक कार्यवाही अगर हम देखें तो किसी भी प्रकार से अगर आप किसी भी कार्य की वैधानिक कार्यवाही में कोई बाधा डालते हो, रुकावट डालते हो तो वो भी व्यर्थ मानी जाएगी। तो इस प्रकार के जो ठहराव है वो भी प्रारंभ से ही व्यर्थ माने जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम देखें अगला बिंदु है हमारा बाजी के ठहराव। बाजी के ठहराव बच्चों के होता है जिसमें व्यक्ति चांस लगाता है। चांस लगाने का आशय जैसे आज हम देखिए घोड़े की रेस है तो उसमें भी अनिश्चितता रहती है कि कौन सा घोड़ा जीतेगा, हम नहीं कह सकते। तो बाजी के ठहराव ऐसे ठहराव है जिसमें अनिश्चित घटना के घटने या न घटने पर धनराशि या उसका मूल्य देने का वचन होता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ऐसे ठहराव में घटना निश्चित होती है, एक पक्षकार को लाभ होता है, दूसरे पक्षकार को हानि की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए बाजी के ठहराव भी प्रारंभ से ही घोषित ठहराव में रखा गया है। इसी प्रकार अगर हम देखें अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव। अनिश्चित अर्थ का मतलब है जहाँ पर सर्टेनिटी, अगर हम देखें अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो विधि की दृष्टि से या कानून दृष्टि से अगर हम देखें तो अनुबंध के निर्माण के लिए निश्चितता होनी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन यदि अनिश्चितता वाले ठहराव होंगे तो ऐसी स्थिति में जहाँ उनका निश्चित नहीं है तो ऐसे ठहरावों को भी प्रारंभ से ही व्यर्थ घोषित ठहरावों में माना जाएगा। जैसे हम सपोज करिए सूर्या एंड कंपनी 4 लीटर कंपनी को 500 टन तेल बेचने का ठहराव करती है, लेकिन यार तेल कौन सा यह अनिश्चित है कि तेल कई प्रकार के होते हैं खाने के, मूंगफली होता है, सोयाबीन होता है, तिल होता है, सरसों होता है, और वो किस तेल की बात कर रहे हैं वो स्पष्ट नहीं है। तो अतः अनिश्चितता के कारण इस तरह का ठहराव व्यर्थ माना जाएगा।
तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा, तो इस प्रकार के जो हमने प्रकार देखे, ये सभी जो ठहराव है हमारे कभी भी कानून द्वारा अनुबंध का रूप नहीं ले पाएंगे और वो ठहरावी बने रहेंगे। और इसी प्रकार अंतिम जो हमारा असंभव कार्य करने के ठहराव, असंभव कार्य करने के ठहराव भी व्यर्थ माने गए हैं। इस पर व्यर्थ स्पष्ट घोषित ठहरावों में रखा गया है, क्योंकि आज असंभव कार्य, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है तुम मुझे आसमान में तारे तोड़ के ला के दे सकती हो, तो मैं तुम्हें इसके बदले यह दूंगा। तो इस तरह से, क्योंकि तारे तोड़ना बेटा बच्चों असंभव कार्य है, हमारी समझ से, हमारी पहुँच से दूर है, तो इस प्रकार के कार्य को हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने देखा कि कुछ प्रकार के ठहराव है जो प्रारंभ से ही स्पष्ट घोषित ठहरावों में रखे गए हैं। आप जब बुक खोलेंगे अपनी बिजनेस लॉ की, तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। हम आपको वीडियो में बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, तो आप कोशिश करें अपने चैप्टर को पूरा रीड आउट करें, और उसके बाद जो पॉइंट टू पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो मैं आप सब बच्चों से आशा करती हूँ कि आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे।